नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपको कल पाठ दिया था कक्षा 8 का पहला पाठ हमारा भारत। तो दोस्तों, अब अपने 8वीं क्लास की ज्योग्राफी शुरू हो गई है। जल्दी 8वीं क्लास की पूरी हो जाएगी, फिर 9वीं क्लास की करेंगे। 11वीं क्लास की आपकी चली रही है, वो भी जल्दी पूरी हो जाएगी। फिर दोस्तों आपकी ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो जाएगी। तो पहला प्रश्न देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर है। भारत एशिया महाद्वीप की किस दिशा में स्थित है? भारत एशिया महाद्वीप की किस दिशा में स्थित है? उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में या पश्चिम में? भारत एशिया महाद्वीप की किस दिशा में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत एशिया महाद्वीप की किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में। ध्यान रखना, भारत एशिया महाद्वीप की दक्षिण दिशा में है। नेक्स्ट है, ऐसा सतत विस्तृत भूभाग जो प्राय चारों ओर से विशाल जलराशि से घिरा हो क्या कहलाता है? ऐसा विस्तृत भूभाग जो चारों ओर से विशाल जलराशि से घिरा हो क्या कहलाता है? महाद्वीप, उपमहाद्वीप, महासागर या प्रायद्वीप? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपमहाद्वीप। ऐसा सतत विस्तृत भूभाग जो प्राय चारों ओर से विशाल जलराशि से घिरा हो क्या कहलाता है? उपमहाद्वीप कहलाता है दोस्तों। और इसका अगर आपको आंसर देखना है तो 8वीं क्लास की जो किताब है उसका पहला पाठ है, उसकी चौथी 5वीं लाइन आप देख सकते हैं, उस पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, ऐसा भूभाग जो तीन ओर से जलराशि से घिरा हो क्या कहलाता है? ऐसा भूभाग जो तीन ओर जलराशि से घिरा हो क्या कहलाता है? महाद्वीप, उपमहाद्वीप, प्रायद्वीप, पठार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रायद्वीप। ऐसा भूभाग जो तीन ओर से जलराशि से घिरा हो कहलाता है, तो प्रायद्वीप कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। नेक्स्ट है, भारत के किस दिशा में किर्थर, सुलेमान और हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला स्थित है? भारत के किस दिशा में किर्थर, सुलेमान और हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला स्थित है? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम? तो दोस्तों 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए। तो इसका हो जाएगा उत्तर पश्चिम दिशा में। भारत के किस दिशा में किर्थर, सुलेमान और हिंदुकुश पर्वत श्रृंखलाएं हैं? तो उत्तर पश्चिम है दोस्तों, इस साइड पड़ते हैं पाकिस्तान में किर्थर, सुलेमान और हिंदुकुश पर्वत श्रृंखलाएं। ठीक है। नेक्स्ट है, किन दर्रों के रास्ते विभिन्न कालों में विदेशी मानव भारतीय उपमहाद्वीप पहुंचा? यानी दोस्तों विदेशी जो व्यक्ति थे उनके आने जाने का रास्ता था, तो खेबर व बोलन दर्रा, थाल घाट व भोर घाट, पाल घाट व थाल घाट, देसूरी किनाल व हाथी दर्रा? तो किन दर्रों के रास्ते से विभिन्न कालों में विदेशी मानव भारतीय उपमहाद्वीप पहुंचा? तो जल्दी से बता दीजिए। तो इसका हो जाएगा खेबर व बोलन दर्रा। क्या हो जाएगा? खेबर व बोलन दर्रा। नेक्स्ट है, भारत विश्व के किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व? भारत विश्व के किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत विश्व के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत विश्व के किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी में। नेक्स्ट है, दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है? दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो ये ऑप्शन है आपके सामने। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 से 30 उत्तरी अक्षांश, 69 से 78 पूर्वी अक्षांश, 78 से 97 उत्तरी अक्षांश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 7 का ए, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 6 मिनट। इसका मतलब दोस्तों मिनट होता है। ठीक है। नेक्स्ट है,
पश्चिम से पूर्व तक भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? पश्चिम से पूर्व तक भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? 69 से 78-17 पूर्वी देशांतर, 77-5 से 84-38 पूर्वी देशांतर, 23-52 से 30-24 पूर्वी देशांतर, 68-7 से 97-25 पूर्वी देशांतर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व तक भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? 68-7 से 97-25 पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट है 9 नंबर। भारत में विश्व की जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत भाग पाया जाता है? 16.5, 17.20, 17.5 या 18%। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 17.5%। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? कन्याकुमारी तमिलनाडु, नैनी इलाहाबाद, लखनऊ यूपी, सागर एमपी। तो भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? 10 का राइट आंसर हो जाएगा बी, इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से। नेक्स्ट है, भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा या समय रेखा कहलाती है? भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा या समय रेखा कहलाती है 82 डिग्री 30 पश्चिम देशांतर, 52 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर, 52 डिग्री 30 पश्चिम देशांतर, 52 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। तो दोस्तों 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा या समय रेखा कहलाती है 52 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है पहला, दूसरा, पांचवा या सातवां? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है भारत का। नेक्स्ट है, भारत का उत्तर से जम्मू कश्मीर यानी भारत का उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तार कितना है? 5920 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर या 3214 किलोमीटर। तो दोस्तों सिंपल सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक विस्तार कितना है? 5920 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, 1022 किलोमीटर। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, भारत का पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? उड़ीसा, सिक्किम, गोवा या बिहार? तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। कौन सा है? गोवा। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य व कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश, 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 29 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान में भारत में कितने राज्य व कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 16 का सी। नेक्स्ट है, किस तिथि को भारत में आंध्र प्रदेश का विभाजन कर 29वां राज्य तेलंगाना बनाया गया? किस तिथि को भारत का विभाजन कर भारत में आंध्र प्रदेश का विभाजन कर 29वां राज्य बनाया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी, 2 जून 2014। और दोस्तों अभी हाल ही में पीछे 2019 में धारा 370 तोड़कर जम्मू कश्मीर है उसके 2 भाग कर दिए, 2 केंद्र शासित प्रदेश। और बाद में दोस्तों अभी जनवरी 2020 में जो दमन और द्वीप है उनको दोस्तों 1 कर दिया, तो वो 1 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। इससे केंद्र शासित प्रदेश 8 और राज्य 28 हो गए। बाकी दोस्तों एक बार आप और कन्फर्म करना, इतना कन्फर्म है 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश है, पर वो स्टोरी है जो जम्मू कश्मीर वाली और जो दमन द्वीप वाली वो आप और पढ़ लेना अच्छे से नेट पर, ठीक है, उसकी डेट वगैरह। नेक्स्ट है, भारत को मुख्यतः कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 2, 4, 6 या 7? तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
भारत को मुख्यतः कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। नेक्स्ट है, भारत के उत्तर और उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित हिमालय पर्वत की लगभग लंबाई कितनी है? 7500 किलोमीटर, 8500 किलोमीटर, 8848 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 2500 किलोमीटर। नेक्स्ट है, हिमालय का अर्थ है, हिमालय का अर्थ है बर्फ का घर, बर्फ की घाटी, बर्फ का पर्वत या बर्फ का स्थान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, बर्फ का घर। हिमालय का मतलब होता है बर्फ का घर, हिम जमा में आल्य। नेक्स्ट है, भारत के अधिकांश भूभाग पर किन पवनों से वर्षा होती है? व्यापारिक पवनों से, ध्रुवीय पवनों से, मानसूनी पवनों से या पछुआ पवनों से। तो भारत के अधिकांश भूभाग पर किन पवनों से वर्षा होती है? तो मानसूनी पवनों से भारत के अधिकांश भूभाग पर क्या होती है? वर्षा होती है। नेक्स्ट है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के जनक कहलाते हैं सागरीय जल, पर्वतीय प्रदेश, झीलें या सागरीय तट। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा बी, पर्वतीय प्रदेश है वो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के जनक कहलाते हैं। नेक्स्ट है, भारत का सबसे उपजाऊ भूभाग कौन सा है? पूर्वी घाट का मैदान, महानदी का मैदान, गंगा का मैदान, गोदावरी का मैदान। तो भारत का सबसे उपजाऊ भूभाग कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का सी, गंगा का मैदान। नेक्स्ट है, किस मैदानी प्रदेश को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? गंगा का मैदान, कृष्णा का मैदान, गोदावरी का मैदान, महानदी का मैदान। तो 24 का राइट आंसर भी ए हो जाएगा, गंगा का मैदान। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार क्या करती है? दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार क्या करती है? आयताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार या वर्ताकार। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट है, भारत की अधिकांश खनिज संपदा किस पठार में पाई जाती है? रांची का पठार, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, हजारीबाग का पठार या मेघालय का पठार। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, यहाँ अधिकांश खनिज संपदा पाई जाती है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे पुरानी अरावली पर्वत श्रृंखला किस पठार का हिस्सा है? मेसेटा का पठार, तिब्बत का पठार, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, एशिया माइनर का पठार। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट है, कौन सा भौतिक प्रदेश भारत का सबसे बड़ा, सबसे प्राचीन व सबसे कठोर भौतिक प्रदेश है? गंगा का मैदान, तटीय मैदान, द्वीप समूह, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। तो कौन सा भौतिक प्रदेश भारत का सबसे बड़ा, सबसे प्राचीन व सबसे कठोर भौतिक प्रदेश है? 28 का राइट आंसर हो जाएगा डी, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीप स्थित हैं? 247, 572, 219 या 36। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 247। बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीप स्थित हैं? 247। नेक्स्ट है, भारत का सबसे दक्षिण द्वीप इंदिरा पॉइंट किस द्वीप में स्थित है? अंडमान, निकोबार, लक्षद्वीप या दमन। भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप इंदिरा पॉइंट किस द्वीप में स्थित है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा बी, निकोबार। नेक्स्ट है, अरब सागर में स्थित कुल द्वीप समूह की संख्या है 204, 32, 36 या 210। तो अरब सागर में स्थित कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? सी, 36। नेक्स्ट है, लक्ष्य का अर्थ होता है 1,00,000 हजार द्वीप, 1,00,000 द्वीप, 1 लक्ष्य का द्वीप, द्वीपों का लक्ष्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1,00,000 द्वीप। नेक्स्ट है, ऐसे समुदाय जो दुर्गम इलाकों में रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? आबादी, जाति, जनजाति या आदिवासी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऐसे समुदाय जो दुर्गम इलाकों में रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? जनजाति।
तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कल आपको कक्षा 8 का पाठ 2 पढ़ना है। नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अपन कर रहे थे कक्षा 8 की भूगोल। पहले पार्ट का दोस्तों टेस्ट हो चुका है आपका। आज दूसरे पार्ट का टेस्ट है राजस्थान एक सामान्य परिचय। और दोस्तों पहले पार्ट में एक प्रश्न पूछा गया था कि वह विस्तृत स्थलीय भूभाग जिसके चारों ओर पानी हो। शायद मैंने उसका उत्तर उप महाद्वीप बताया था, लेकिन उसका राइट आंसर महाद्वीप होगा, बी होगा। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि ध्यान दोस्तों उत्तर भी देखने पड़ते हैं और वीडियो में यहाँ पर दोस्तों बुर्ज भी चलाना पड़ता है ये वाला, और बोलना भी पड़ता है, माइक भी पकड़ना पड़ता है, तो हो जाता है दोस्तों एक आध क्वेश्चन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। राजस्थान भारत की किस दिशा में स्थित है? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम? तो राजस्थान भारत की किस दिशा में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम दिशा में। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है? तो बहुत ही सिंपल सा है। वर्तमान में राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है? तो 33 है। लास्ट जिला बना था प्रतापगढ़। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में स्वतंत्रता से पूर्व कितनी रियासतें, ठिकाने व केंद्र शासित प्रदेश थे? तो राजस्थान में स्वतंत्रता से पूर्व कितनी रियासतें, कितने ठिकाने और केंद्र शासित प्रदेश थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 19 रियासतें, 3 ठिकाने, 1 केंद्र शासित प्रदेश। आपको यहाँ पर एक उत्तर बताना है दोस्तों। जो 3 ठिकाने थे उन तीनों ठिकानों का नाम बताना है, और इधर दोस्तों जो रियासतें थी उनमें सबसे पुरानी, सबसे बड़ी, सबसे छोटी रियासत बतानी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राजस्थान का एकीकरण कब प्रारंभ व संपूर्ण हुआ? तो राजस्थान का एकीकरण कब से कब तक हुआ? 1947 से 1959, 1948 से 1956, 1948 से 1957, 1948 से 1959। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों 4 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1948 से 1956। 7 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऐसी दोस्तों एकीकरण में टाइम लगा था। नेक्स्ट है, राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 3, 2, 4 या 7? तो राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है? तो 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है राजस्थान को। और जलवायु के आधार पर यदि बात करें दोस्तों तो 5 भागों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजस्थान के भौतिक भाग के अंतर्गत नहीं आता? निम्न में से कौन सा राजस्थान के भौतिक भाग के अंतर्गत नहीं आता? थार का मरुस्थल, अरावली पर्वत, दक्षिणी पूर्वी पठार या प्रायद्वीपीय पठार? तो निम्न में से कौन सा राजस्थान के भौतिक भाग के अंतर्गत नहीं आता? 6 का राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के भौतिक भाग के अंतर्गत नहीं आता? ऊपर वाला बता दिया दोस्तों आपको। राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है? 4। जलवायु के आधार पर 5। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राजस्थान के भौतिक भाग के अंतर्गत नहीं आता? थार का मरुस्थल, अरावली पर्वत, दक्षिणी पूर्वी पठार, प्रायद्वीपीय पठार। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट है, थार का मरुस्थल राजस्थान के कितने जिलों में तथा कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत है? 9 जिले 60% भाग पर, 10 जिले 75% भाग पर, 12 जिले 63% भाग पर, 12 जिले 61% भाग पर। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा डी, 12 जिले 61% भाग पर। नेक्स्ट है, किस मरुस्थल को सबसे धनी मरुस्थल कहा जाता है? सहारा, अरब, थार या गोबी? किस मरुस्थल को सबसे धनी मरुस्थल कहा जाता है? सहारा, अरब, थार या गोबी?
तो दोस्तों 8 का राइट आंसर हो जाएगा, थार के मरुस्थल को सबसे धनी मरुस्थल कहा जाता है, सी। नेक्स्ट है बाड़मेर, जैसलमेर व बीकानेर में स्थित मरुस्थल को कहा जाता है भारतीय महामरुस्थल, विस्तृत मरुस्थल, महाद्वीपीय मरुस्थल, मरुस्थली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 का ए, भारतीय महामरुस्थल। नेक्स्ट है मरुस्थलीय भाग में पाए जाने वाले रेत के टीले जो हवा के साथ अपना स्थान बदल लेते हैं कहलाते हैं बालू का स्तूप, धोरे, ए बी दोनों या धामण। तो दोस्तों 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, शी, ए बी दोनों। नेक्स्ट है राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, रोहिड़ा, पिल्लू, बबूल या खेजड़ी। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, रोहिड़ा, पिल्लू, बबूल या खेजड़ी। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, खेजड़ी। क्या हो जाएगा, खेजड़ी। नेक्स्ट है थार का मरुस्थल, थार के मरुस्थल का अधिकांश जल होता है खारा, मीठा, ए बी दोनों या अम्लीय। थार के मरुस्थल का अधिकांश जल होता है खारा, मीठा, ए बी दोनों या अम्लीय। तो दोस्तों थार के मरुस्थल का अधिकांश जल क्या होता है, खारा होता है। नेक्स्ट है मरुस्थलीय प्रदेशों में जल संकट को दूर करने के लिए किस नदी से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई, बनास, साबरमती, कोठारी या सतलज। मरुस्थलीय प्रदेशों में जल संकट को दूर करने के लिए किस नदी से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा डी, सतलज। नेक्स्ट देखिए राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर अरावली पर्वतमाला का विस्तार है, 11, 13, 9 या 8। तो दोस्तों 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। 14 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 9%। नेक्स्ट प्रश्न है अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है 692 किलोमीटर, 688 किलोमीटर, 793 किलोमीटर या 722 किलोमीटर। तो अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई की बात हो रही है दोस्तों, कुल लंबाई कितनी है, 692 किलोमीटर है। यदि दोस्तों आपसे ये पूछ लिया जाए अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई कितनी है, तो उसका आप मुझे उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जो गुजरात के खेड़ब्रह्मा से लेकर पालनपुर तक। तो राजस्थान में दोस्तों अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है। नेक्स्ट देखिए अरावली पर्वत दक्षिण में कहाँ से प्रारंभ होती है, महसाणा गुजरात, दाहोदा गुजरात, खेड़ब्रह्मा गुजरात, माउंट आबू सिरोही। तो दोस्तों 16 का राइट आंसर जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खेड़ब्रह्मा गुजरात। नेक्स्ट है अरावली पर्वतमाला उत्तर में कहाँ तक विस्तृत है, जयपुर, हरियाणा, उत्तराखंड या दिल्ली। तो अरावली पर्वतमाला उत्तर में कहाँ तक विस्तृत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली तक। कहाँ तक, दिल्ली तक। नेक्स्ट है राजस्थान का सबसे ऊंचा क्षेत्र है, हाड़ौती का पठार, उड़िया का पठार, अरावली का पठार, गिरनार का पर्वत। राजस्थान का सबसे ऊंचा क्षेत्र है हाड़ौती का पठार, उड़िया का पठार, अरावली, गिरनार पर्वत। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अरावली। नेक्स्ट है राजस्थान का राज्य पुष्प है गुलाब, रोहिड़ा, आक, नीलकमल। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, रोहिड़ा है। नेक्स्ट है राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहते हैं, इंदिरा गांधी नहर, अरावली को, माही नदी को, थार मरुस्थल को। तो राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अरावली को। नेक्स्ट है राजस्थान में अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, शेर, जयराज पहाड़ी या जरगा। तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, 21 का राइट आंसर हो जाएगा ए, गुरु शिखर। राजस्थान में अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। नेक्स्ट है गुरु शिखर पर्वत चोटी किस जिले में स्थित है, उदयपुर, राजसमंद, झुंझुनू या सिरोही। तो गुरु शिखर पर्वत चोटी किस जिले में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सिरोही में। कहाँ है, सिरोही।
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का पूर्वी मैदान कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत है? 40%, 23%, 61% या 37%? राजस्थान का पूर्वी मैदान कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत है? तो दोस्तों 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 23% भाग पर। राजस्थान का पूर्वी मैदान है वो 23% भाग पर विस्तृत है। नेक्स्ट है, चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र जो नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया, किस नाम से जाना जाता है? बीहड़, डांग, उत्खात भूमि, उपयुक्त सभी। तो चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र जो नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है, किस नाम से जाना जाता है? तो चॉइस का राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, राजस्थान का सबसे उपजाऊ व सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र है? पूर्वी मैदान, थार का मरुस्थल, अरावली पर्वत, हाड़ौती पठार। राजस्थान का सबसे उपजाऊ व सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र है पूर्वी मैदान, थार मरुस्थल, अरावली पर्वत, हाड़ौती पठार। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, पूर्वी मैदान। नेक्स्ट है, पूर्वी मैदान में राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 61%, 23%, 40% या 75%? पूर्वी मैदान में राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 40%। कितनी? 40%। नेक्स्ट है, 56 का मैदान किन जिलों के मध्य है? जयपुर व राजसमंद, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व चित्तौड़गढ़, सिरोही व जालोर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 56 का मैदान ये प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य स्थित है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। नेक्स्ट है, हाड़ौती के पठार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार, दक्षिण पूर्वी पठार या लसाड़िया का पठार? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा सी, दक्षिण पूर्वी पठार। हाड़ौती के पठार को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण पूर्वी पठार। नेक्स्ट है, हाड़ौती का पठार राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर फैला है? 6%, 7%? इन दोनों में से बता दीजिए दोस्तों आप, हाड़ौती का पठार राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर फैला है? तो 7% भाग पर फैला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का एकमात्र प्रदेश कौन सा है जहां 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है? राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश या केरल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। नेक्स्ट है, राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी है? 52.23 सेमी, 57.51 सेमी, 55.03 सेमी, 61.54 सेमी? तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 57.51 सेमी है। नेक्स्ट है, ग्रीष्म ऋतु का समय होता है फरवरी से अगस्त, जुलाई से सितंबर, मार्च से जून, मार्च से अगस्त? तो ग्रीष्म ऋतु का समय पूछा गया दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्च से जून तक का जो समय वो ग्रीष्म ऋतु का समय होता है। और राजस्थान की दोस्तों जो ऋतु है वो 3 भागों में बांट सकते हैं, ग्रीष्म, शरद और वर्षा। नेक्स्ट है, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यधिक गर्म व धूल भरी पवनों को क्या कहते हैं? मावठ, विभंग, काल बैसाखी या लू? तो दोस्तों 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लू। नेक्स्ट है, ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान रहता है? झालावाड़, हाड़ौती का पठार, माउंट आबू या पूर्वी मैदान? तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, माउंट आबू। क्या हो जाएगा? माउंट आबू। नेक्स्ट है, राजस्थान की वर्षा ऋतु में मानसूनी पवनों से कितने प्रतिशत वर्षा होती है? राजस्थान की वर्षा ऋतु में मानसूनी पवनों से कितने प्रतिशत वर्षा होती है? 90 से 95%, 50 से 55%, 90 से 100%, 100 से 150%? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, 90 से 95%। नेक्स्ट है, राजस्थान में अधिकांश वर्षा किस शाखा के मानसून से होती है? अरब सागर या बंगाल की खाड़ी? इन दोनों में से एक उत्तर दीजिए। राजस्थान में अधिकांश वर्षा, अधिकांश का मतलब है दोस्तों अधिक वर्षा
कौन से मानसून से होती है, अरब सागर या बंगाल की खाड़ी। तो दोस्तों आंख मिचकर ऐसा प्रश्न आ जाए कि सर्वाधिक वर्षा किस शाखा से होती है, तो बंगाल की खाड़ी से होती है। सर्वाधिक क्षेत्र पूछ ले तो अरब सागर। अरब सागर की जो शाखा है वो राजस्थान में दोस्तों सर्वाधिक क्षेत्र पर वर्षा करती है। और दोस्तों सर्वाधिक वर्षा कौन सी शाखा करती है, तो बंगाल की खाड़ी की शाखा करती है। ये आप क्वेश्चन याद रखना। नेक्स्ट है, दक्षिणी राजस्थान में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दक्षिणी राजस्थान में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर। नेक्स्ट है, राजस्थान का सबसे अधिक वर्षा व आर्द्रता वाला जिला है उदयपुर, श्रीगंगानगर, झालावाड़ या बांसवाड़ा। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा झालावाड़। नेक्स्ट है, राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है, उड़िया का पठार, माउंट आबू, पूर्वी मैदान, विंध्याचल पर्वत। तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है, तो माउंट आबू है। क्या है, माउंट आबू। नेक्स्ट है, राजस्थान में कौन सी समवर्षा रेखा दो भागों में विभक्त करती है, यानी राजस्थान को कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में बांटती है, 20 सेमी समवर्षा रेखा, 52 सेमी समवर्षा रेखा, 50 सेमी समवर्षा रेखा, 53 सेमी समवर्षा रेखा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 40 का 50 सेमी समवर्षा रेखा। नेक्स्ट है, हिमालय की ओर से आने वाली ठंडे पवनें कहलाती है, हिमालय की ओर से आने वाली ठंडी पवनें कहलाती है शीतलहर, ध्रुवीय पवनें, साइबेरियन लहर या हिम पवनें। तो क्या हो जाएगा, शीतलहर। नेक्स्ट है, भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है, मावठ, पश्चिमी विक्षोभ, ए बी दोनों या अमर वर्षा। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बी दोनों ही हो जाएगा दोस्तों। पश्चिमी विक्षोभ इसे ही कहते हैं, माउट इसे ही कहते हैं। पर्टिकुलर से पूछ ले तो माउट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, माउट या पश्चिमी विक्षोभ किस फसल के लिए लाभदायक है, गेहूं, गन्ना, कपास या बाजरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माउट या पश्चिमी विक्षोभ किस फसल के लिए लाभदायक है, तो गेहूं। तो ये थे दोस्तों 43 प्रश्न पाठ 2 में से। कल आपको पढ़ना है पाठ 3 कक्षा 8 का। नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अपन कर रहे हैं कक्षा 8 की भूगोल। तो दोस्तों भूगोल का मैंने पाठ 3 दिया था आपको पढ़ने के लिए। आई होप आपने पढ़ा होगा। और इस पाठ में दोस्तों टोटल 40-41 प्रश्न बन पाए हैं। आप इनके जवाब देना, आप कितने सही कर पाते हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कल आपको दोस्तों कक्षा 8 का चौथा पाठ पढ़ना है, भूमि। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर। जल के वे स्रोत जो मानव के लिए उपयोगी हो या जिनके उपयोग की संभावना हो कहलाता है जैव संसाधन, जल संसाधन, जीवन संसाधन या प्राकृतिक संसाधन। तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा। जल के वे स्रोत जो मानव के लिए उपयोगी हो या जिनके उपयोग की संभावना हो कहलाता है, तो जल संसाधन कहलाता है दोस्तों, बी। नेक्स्ट है, किसी मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र, प्रवाह प्रणाली, ए बी दोनों या सहायक तंत्र। तो ये भी सिंपल सा है दोस्तों, अपवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली कहलाती है, ए बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो अपवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में नेक्स्ट प्रश्न है, दो अपवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित करती है उसे क्या कहते हैं, भूमि विभाजक रेखा, वर्षा समांतर रेखा, जल विभाजक रेखा या संगामी रेखा।
तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, जल विभाजक रेखा। नेक्स्ट है, राज्य में जल विभाजक रेखा का निर्धारण करता है दक्षिण का पठार, अरावली पर्वत, थार का मैदान या पूर्वी मैदान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरावली पर्वत। नेक्स्ट है, राजस्थान में अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 4, 3 या 5। तो इसका राइट आंसर बताइए, राजस्थान में अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों 3 भागों में बांट सकते हैं राजस्थान में अपवाह तंत्र को। एक प्रश्न पूछता हूं दोस्तों आपसे मैं। प्रश्न ये है, एक नदी है जहां से वो निकलती है, या एक नहर जहां से निकलती है या नदी जहां से निकलती है, बीच का वह स्थान जहां पर पानी काम में नहीं लिया जाता, वो क्या कहलाता है? जैसे इंदिरा गांधी नहर है, वो जहां से निकली है वहां से लेकर अपने इधर राजस्थान में जब वो प्रवेश करती है वहां तक उसका पानी है उपयोग में नहीं लिया जाता, मतलब यहाँ बीच में कोई उपयोग में नहीं लेता। ये क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। और ये 8वीं क्लास में बॉक्स में इधर दे रखा है, अच्छी तरह से समझाया हुआ है। मतलब ये देखना चाहता हूँ मैं, आप वो बॉक्स आपने पढ़ा है या नहीं, या आप बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन राजस्थान के अपवाह तंत्र का भाग नहीं है? बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, अरब सागर का अपवाह तंत्र, आंतरिक प्रवाह अपवाह तंत्र या प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 का डी। क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है, चंबल, काली सिंध, पार्वती, बेडच व इनकी सहायक नदियां किस अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है? आंतरिक अपवाह तंत्र या बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर, चंबल नदी का उद्गम स्थल है खमनोर की पहाड़ी उदयपुर, बेराट पहाड़ी जयपुर, जनापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश, छोटी सादड़ी चित्तौड़गढ़। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, जनापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, राजस्थान की सबसे लंबी एवं एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है। राजस्थान की सबसे लंबी व एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है बनास, माही, बाणगंगा या चंबल। तो दोस्तों 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, चंबल। राजस्थान की सबसे लंबी एवं एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी कौन सी है? तो चंबल है। नेक्स्ट है, चंबल नदी राजस्थान में किस स्थान में से प्रवेश करती है? भैंसरोडगढ़, बेराट पहाड़ी, गोविंदगढ़ या रामगढ़। तो चंबल नदी राजस्थान में किस स्थान से प्रवेश करती है? 10 का राइट आंसर आप बताइए जल्दी से। तो दोस्तों चंबल नदी राजस्थान में भैंसरोडगढ़ से प्रवेश करती है। कहाँ से? भैंसरोडगढ़। नेक्स्ट है, राजस्थान की औद्योगिक नगरी कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? बनास, चंबल, लूणी या माही। तो राजस्थान की औद्योगिक नगरी कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? 11 का राइट आंसर हो जाएगा बी, चंबल। नेक्स्ट है, बनास नदी का उद्गम स्थल है गोविंदगढ़ अजमेर, विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश, खमनोर पहाड़ियाँ राजसमंद, बेराट पहाड़ी जयपुर। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा सी, खमनोर पहाड़ी राजसमंद। बनास नदी का उद्गम स्थल है खमनोर पहाड़ी राजसमंद। नेक्स्ट है, किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र राजस्थान में सर्वाधिक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चंबल, बनास, घग्गर या माही। तो राजस्थान की किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो बनास नदी का जल ग्रहण क्षेत्र है वो सर्वाधिक है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है? कौन सी नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है? चंबल, घग्गर, बाणगंगा या बनास। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बनास। नेक्स्ट है, किन नदियों का संगम स्थल त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है? किन नदियों का संगम स्थल त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, बनास बेड़च मेनाल, बनास माही मेनाल, माही बेड़च बाणगंगा, लूणी बनास मेनाल। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बनास बेड़च और मेनाल। नेक्स्ट है, टोंक व सवाई माधोपुर किस नदी के किनारे स्थित है? टोंक व सवाई माधोपुर किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल, कावेरी, बनास या माही।
16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टोंक व सवाई माधोपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो बनास। नेक्स्ट है, अजमेर में गोविंदगढ़ के निकट किन दो धाराओं के मिलने से लूणी नदी का उद्गम होता है? अजमेर में गोविंदगढ़ के निकट किन दो धाराओं के मिलने से लूणी नदी का उद्गम होता है? बनास व बेड़च, सरस्वती व साबरमती, मेनाल व साबरमती, पनास व बाणगंगा। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, सरस्वती व साबरमती। नेक्स्ट है, लूणी नदी का जल किस स्थान तक मीठा होता है इसके बाद खारा हो जाता है? लूणी नदी का जल किस स्थान तक मीठा होता है इसके बाद खारा हो जाता है? तो 18 का बताइए। ए भिगोद, बी गोविंदगढ़, सी गुड़ामलाली, डी बालोतरा। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बालोतरा बाड़मेर। नेक्स्ट है, माही नदी का उद्गम स्थल है गोगुंदा पहाड़ी उदयपुर, खमनोर पहाड़ी उदयपुर, खंडेला पहाड़ी सीकर, विंध्याचल पहाड़ी मध्य प्रदेश। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, विंध्याचल पहाड़ी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, माही नदी पर किस जिले में माही बजाज सागर बांध बनाया गया है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, झालावाड़। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, बांसवाड़ा। नेक्स्ट है, बाणगंगा का उद्गम स्थल है विराट पहाड़ी जयपुर, खमनोर पहाड़ी राजसमंद, तारागढ़ पहाड़ी अजमेर, इगल की पहाड़ी जयपुर। तो 21 का राइट आंसर ए हो जाएगा, विराट पहाड़ी जयपुर। नेक्स्ट है, किस नदी को अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है? किस नदी को अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, गंगा, सरस्वती, साबरमती या बाणगंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बाणगंगा को अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। नेक्स्ट है, घग्गर नदी का उद्गम स्थल है विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश, जनापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश, हिमालय की शिवालिक श्रेणी, खमनोर की पहाड़ी उदयपुर। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, हिमालय की शिवालिक श्रेणी। नेक्स्ट है, घग्गर नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश कर किस जिले में भूमिगत हो जाती है? हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर या बाड़मेर। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी, गंगानगर। नेक्स्ट है, राजस्थान की आंतरिक प्रवाह वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बाणगंगा, कांतली, साबी या घग्गर। राजस्थान की आंतरिक प्रवाह वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? घग्गर है। राजस्थान की आंतरिक प्रवाह वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? घग्गर। नेक्स्ट है, नदी घाटी परियोजनाओं के महत्व को देखते हुए किसने इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी? नदी घाटी परियोजनाओं के महत्व को देखते हुए किसने इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी? डॉक्टर राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जय नारायण व्यास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, किसी मुख्य नहर का ऐसा हिस्सा जहाँ से पानी का कोई उपयोग नहीं किया जाता उसे क्या कहते हैं? बांध, बैराज, फीडर या जलप्रपात। तो दोस्तों, मैंने ऊपर जो प्रश्न पूछा था उसका जवाब आ चुका है, उसे बोलते हैं फीडर। किसी मुख्य नहर का ऐसा हिस्सा जहाँ से पानी का कोई उपयोग नहीं किया जाता उसे क्या कहते हैं? फीडर कहते हैं। क्या कहते हैं? फीडर। नेक्स्ट है, चंबल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, राजस्थान व मध्य प्रदेश, राजस्थान व गुजरात, राजस्थान व हरियाणा। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, राजस्थान व मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, चंबल परियोजना के अंतर्गत कितने बांध बनाए गए हैं? चंबल परियोजना के अंतर्गत कितने बांध बनाए गए हैं? 2, 3, 4 या 5। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 बनाए गए हैं। कितने? 4। नेक्स्ट है, माही बजाज सागर परियोजना किस जिले में स्थित परियोजना है? माही बजाज सागर परियोजना किस जिले में स्थित परियोजना है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बांसवाड़ा। नेक्स्ट है, बिसलपुर परियोजना राजस्थान के किस जिले तथा किस नदी पर स्थित परियोजना है? बिसलपुर परियोजना राजस्थान के किस जिले तथा किस नदी पर स्थित परियोजना है? टोंक बनास, टोंक चंबल, कोटा माही, बाणगंगा भरतपुर। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ए, टोंक बनास। नेक्स्ट है, सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण किस नदी तथा राज्य में किया गया?
सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण किस नदी तथा राज्य में किया गया? बनास राजस्थान, नर्मदा गुजरात, चंबल गुजरात, सतलज हिमाचल प्रदेश। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, नर्मदा गुजरात। नेक्स्ट है, सोम नदी पर सोम, कमला व अंबा परियोजना किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़। तो 33 का राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा? सी हो जाएगा दोस्तों, डूंगरपुर। नेक्स्ट है, मानसी वाकल परियोजना स्थित है उदयपुर, जयपुर, राजसमंद या सवाई माधोपुर। तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, उदयपुर। क्या हो जाएगा? उदयपुर। नेक्स्ट है, राजस्थान की पहली नहर कौन सी है? मरुगंगा, नर्मदा नहर, सिद्धमुख नहर, गंग नहर। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा डी, गंग नहर। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर बनाने का सुझाव किसने दिया? गंगा सिंह बीकानेर, राजीव गांधी, कंवर सेन बीकानेर, महात्मा गांधी। तो दोस्तों 36 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कंवर सेन बीकानेर। नेक्स्ट है, एशिया की सबसे बड़ी नहर प्रणाली इंदिरा गांधी नहर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गंग नहर, जीवन रेखा, ए बी दोनों या मरुगंगा। तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मरुगंगा। 38 नंबर है, विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? राजसमंद झील, जयसमंद झील, पुष्कर झील, कायलाना झील। तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, जयसमंद झील। नेक्स्ट है, जयसमंद झील का निर्माण किसने तथा किस नदी पर करवाया? महाराणा राज सिंह गोमती, महाराणा प्रताप सिंह ताप्ती, महाराणा जय सिंह गोमती, महाराणा भीम सिंह बनास। तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, महाराणा जय सिंह गोमती। नेक्स्ट है, चिक्कलवास नहर का निर्माण किसने करवाया? महाराणा राज सिंह, महाराणा जय सिंह, महाराणा प्रताप सिंह, महाराणा फतेह सिंह। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा डी, महाराणा फतेह सिंह। नेक्स्ट है, जयसमंद झील का निर्माण कार्य संपन्न हुआ 1687 से 1691 ईस्वी, 1672 से 1695 ईस्वी, 1662 से 1684 ईस्वी, 1691 से 1702 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, 1687 से 1691 ईस्वी। तो ये थे दोस्तों 41 प्रश्न। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और यहाँ हो रही है दोस्तों बारिश, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो अपलोड ना हो पाए आज कक्षा 11 का, लेकिन मैं प्रयास करूँगा, यदि नेटवर्क सही रहा तो ज़रूर अपलोड करूँगा। नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आपको पाठ दिया था 4, भूमि एवं कृषि। आई होप दोस्तों आपने पढ़ा होगा ये वाला पाठ, भूमि और कृषि का। तो इसमें टोटल प्रश्न है 27। आप 27 में से कितने सही कर पाते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, विश्व के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर कृषि होती है? विश्व के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर कृषि होती है? लगभग 9%, लगभग 11%, लगभग 33%, लगभग 62%। तो एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व के कुल क्षेत्रफल के लगभग 11% भाग पर क्या होती है? कृषि होती है। नेक्स्ट है, स्वामित्व के आधार पर भूमि को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? स्वामित्व के आधार पर भूमि को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 भागों में। नेक्स्ट है, वनस्पति एवं जीवों के सड़े गले अंश को कहते हैं? वनस्पति एवं जीवों के सड़े गले अंश को कहते हैं खनिज पदार्थ, उर्वरक, ह्यूमस या म्यूरेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ह्यूमस, ह्यूमस। ठीक है दोस्तों, ह्यूमस। और ये दिया मिलेगा दोस्तों आपको पार्ट 4 में, जो पहला ही पेज है उसके बॉक्स में, क्या आप जानते हैं उसके अंदर। तो उसको आप पढ़ लेना दोस्तों, प्रूफ के लिए ये है। नेक्स्ट देखिए, धरातल पर पाई जाने वाली असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत जिसमें ह्यूमस भी मिली होती है उसे कहते हैं? ह्यूमस, मिट्टी, जैविक खाद या अयस्क। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसे कहते हैं जैविक खाद। नेक्स्ट है, मिट्टी को सामान्यतः किन आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है?
मिट्टी को सामान्यतः किन आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है? रंग के आधार पर, मिट्टी की प्रकृति के आधार पर, ए बी दोनों, या आर्द्रता के आधार पर। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी, मिट्टी की प्रकृति के आधार पर। नेक्स्ट है 6 नंबर, राज्य के उत्तरी पूर्वी मैदान में किस प्रकार की मिट्टी का जमाव अधिक होता है? राज्य के उत्तरी पूर्वी मैदान में किस प्रकार की मिट्टी का जमाव अधिक होता है? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, जलोढ़ मिट्टी का। नेक्स्ट है, राज्य के दक्षिणी पूर्वी के हाड़ौती प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी की अधिकता है? राज्य के दक्षिणी पूर्वी के हाड़ौती प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी की अधिकता है? तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए आप मुझे। ये ऑप्शन आपके सामने है, जलोढ़, काली, लाल या लेटरेराइट। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? काली। नेक्स्ट है, अरावली पर्वतीय प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी मिलती है? अरावली पर्वतीय प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी मिलती है? लाल लोमी मिट्टी, लाल काली मिट्टी, ए बी दोनों, है जलोढ़ मिट्टी। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अरावली पर्वतीय प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो लाल लोमी, लाल काली मिट्टी, ए बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिट्टी में फसल उगाने की कला को कहते हैं वनस्पति, कृषि, उत्पादन या अनाज? मिट्टी में फसल उगाने की कला को कहते हैं वनस्पति, कृषि, उत्पादन या अनाज? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? कृषि। नेक्स्ट है, निर्वाह कृषि में किन्हें सम्मिलित किया गया है? स्थानांतरित कृषि, चलवासी, पशुचारण, ए बी दोनों या वाणिज्यिक कृषि? तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ए बी दोनों। नेक्स्ट है, स्थानांतरित कृषि को दक्षिणी राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि को दक्षिणी राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? झूम, वालरा, ए बी दोनों या बीबर? तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, वालरा। नेक्स्ट है, 12 नंबर, स्थानांतरित कृषि को उत्तरी पूर्वी भारत में कहा जाता है वालरा, पोणम, झूम या बीबर? स्थानांतरित कृषि को उत्तरी पूर्वी भारत में क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों झूमिंग कृषि। नेक्स्ट है, जिस कृषि में एक ही वर्ष के दौरान एक ही खेत से 2 या 3 फसलें उगाई जाती है, वह कृषि क्या कहलाती है? गहन निर्वाह कृषि, वाणिज्यिक कृषि, जीवन निर्वाह कृषि या स्थानांतरित कृषि? तो सिंपल सा दोस्तों, गहन निर्वाह कृषि कहलाएगी वो। नेक्स्ट है, चलवासी पशुचारण कृषि सामान्यतः किस प्रकार के प्रदेशों में प्रचलित है? चलवासी पशुचारण कृषि सामान्यतः किस प्रकार के प्रदेशों में प्रचलित है? शुष्क प्रदेश, अर्धशुष्क प्रदेश, ए बी दोनों या उष्ण प्रदेश? 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ए बी दोनों। नेक्स्ट है, किस प्रकार की कृषि का मुख्य उद्देश्य फसल व पशु उत्पादों को बाजारों में बेचना होता है? किस प्रकार की कृषि का मुख्य उद्देश्य फसल व पशु उत्पादों को बाजारों में बेचना होता है? जीवन निर्वाह कृषि, चलवासी पशुचारण कृषि, गहन निर्वाह कृषि या वाणिज्यिक कृषि? 15 का राइट आंसर हो जाएगा डी, वाणिज्यिक कृषि। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकल्प वाणिज्यिक कृषि के प्रकार के अंतर्गत नहीं आता? निम्न में से कौन सा विकल्प वाणिज्यिक कृषि के प्रकार में नहीं आता? वाणिज्यिक, फसल उत्पादन, मिश्रित कृषि, गहन निर्वाह कृषि, बागाती कृषि? 16 का राइट आंसर हो जाएगा सी, गहन निर्वाह कृषि। नेक्स्ट है, किस कृषि में भूमि का उपयोग अनाज एवं चारे की फसल उगाने व पशुचारण के लिए किया जाता है? बागाती कृषि, मिश्रित कृषि, स्थानांतरित कृषि या इनमें से कोई नहीं? तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, मिश्रित कृषि। 18 नंबर है, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार? तो भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश, यूपी करता है दोस्तों।
नेक्स्ट है गेहूं उत्पादन में फसल का स्थान है, गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान है पहला, दूसरा, तीसरा या पांचवा। तो गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है विश्व में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, दूसरा। नेक्स्ट है राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? गेहूं, बाजरा, चना या चावल। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, बाजरा। नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक खाया जाने वाला अनाज है गेहूं, मक्का, सरसों, चावल। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व में सर्वाधिक खाया जाने वाला अनाज कौन सा है? तो डी, 21 का क्या हो जाएगा? डी, चावल। नेक्स्ट है विश्व में कौन सा देश चावल उत्पादन में अग्रणी है? विश्व में कौन सा देश चावल उत्पादन में अग्रणी है? भारत, चीन, अमेरिका, अफगानिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, चीन। नेक्स्ट है मक्का विशेषकर किस स्थान का प्रमुख भोजन है? मक्का विशेषकर किस स्थान का प्रमुख भोजन है? मारवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती, मेवाड़। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, मेवाड़। नेक्स्ट है राजस्थान में चने का सर्वाधिक उत्पादन किन जिलों में होता है? राजस्थान में चने का सर्वाधिक उत्पादन किन जिलों में होता है? श्री गंगानगर, बीकानेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर। नेक्स्ट है किस राज्य को सरसों प्रदेश भी कहा जाता है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान को सरसों प्रदेश भी कहते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है सूरतगढ़, गंगानगर, रामसर, अजमेर, शेवर, भरतपुर, वल्लभनगर, उदयपुर। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, शेवर, भरतपुर। नेक्स्ट है आधुनिक कृषि फार्म सूरतगढ़ में सिंचाई की सुविधा किसके द्वारा उपलब्ध कराई गई? तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? आधुनिक कृषि फार्म सूरतगढ़ में सिंचाई की सुविधा किसके द्वारा उपलब्ध कराई गई? तो इंदिरा गांधी नहर। तो ये थे 27 प्रश्न। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। नेक्स्ट पार्ट दोस्तों आपको पढ़ना है 5 नंबर पार्ट, 8वीं क्लास का 5 नंबर पार्ट है खनिज और ऊर्जा संसाधन। इसके बाद दोस्तों 8वीं क्लास के आपके 3 पार्ट हो रहे हैं, 6, 7 और 8। जैसी दोस्तों 8वीं क्लास हो जाएगी उसके बाद दोस्तों 9वीं 10वीं करेंगे। उस टाइम दोस्तों 11वीं क्लास एक बार मैं रोक दूंगा क्योंकि 9वीं के पार्ट बड़े हैं। 11वीं की साथ इसलिए चलाई थी दोस्तों, और थोड़ा पहले चला देता 11वीं की तो बहुत अच्छा हो जाता, क्योंकि 6ठी के साथ अपन 11वीं शुरू कर देते तो 8वीं के साथ तक 11वीं पूरी हो जाती। लेकिन कोई बात नहीं, 7वीं क्लास के लगभग साथ शुरू हुई है वो, तो उसमें एक पार्ट तो अपना पूरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही अपनी 9वीं 10वीं हो जाएगी फिर 11वीं शुरू करेंगे, क्योंकि टेस्ट बनाने में भी टाइम लगता है दोस्तों। अब एक बड़ा पार्ट आ जाएगा, जैसे 9वीं के बड़े बड़े पार्ट हैं, 10वीं के बड़े बड़े पार्ट हैं, तो उनमें टाइम लगेगा और आप भी पढ़ोगे तो आपको भी टाइम लगेगा। अब तो 2 पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 8वीं तक ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं था। तो यह 8वीं क्लास चल रही है तब तक तो अपनी 11वीं की चलेगी। उसके बाद दोस्तों 11वीं एक बार रोक देंगे, उसका खंड ए है वो बाद में करेंगे, क्योंकि वो विश्व का भूगोल वाला मैटर है, ठीक है। तो वो मैटर अपन बाद में कर लेंगे। उसमें कुछ भौतिक भूगोल का भी मैटर है तो वो बाद में करेंगे। उससे पहले अपन 9वीं और 10वीं करेंगे, क्योंकि 9वीं और 10वीं भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो पार्ट भी आपका जो खंड ब वो इतने में लगभग आपका पूरा हो जाएगा। बस राजस्थान का भूगोल वाला रहेगा थोड़ा सा उसमें, ठीक है, तो वो कर लेंगे। और उससे पहले अपन 9वीं 10वीं करेंगे, ज़्यादा टाइम उसमें लगेगा। 9वीं 10वीं में एक एक चैप्टर करेंगे अच्छे से, फिर 11वीं में लग जाएंगे। जो बच्चे हुए रहेंगे वो 11वीं के, फिर 12वीं के। तो ऐसे अपनी ज्योग्राफी पूरी हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। ज्योग्राफी अपनी 20 जून या जून में हो जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। खनिज और ऊर्जा संसाधन आपको पढ़ना है 5वां पार्ट। और वैसे दोस्तों मैं देखूं तो 9वीं और 10वीं में शायद 8-8, 9 चैप्टर होंगे, तो हो जाएगी जून में अपनी हो जाएगी ज्योग्राफी। और इन प्रश्नों से दोस्तों प्रश्न आना है तो इन्हीं प्रश्नों से आएगा, बाहर नहीं आएगा, क्योंकि एक भी प्रश्न नहीं छोड़ते हैं, प्रश्न सारे उठाते हैं पार्ट में से जितने बनते हैं। तो इनमें से बाहर शायद ही कोई जाए,
बाकी नहीं जाएगा। इतिहास आप मिला लेना लास्ट में जब आप पेपर देकर कर आओ, बाद में अपने वीडियो देख लेना, उन वीडियो में आपको प्रश्न जरूर मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों प्रश्न छोड़े ही नहीं, सारे उठाए हैं। ऐसी ज्योग्राफी में कर रहे हैं, सारे प्रश्न उठा रहे हैं। तो कल आपको पार्ट 5वां पढ़ना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन करेंगे खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। इससे पहले दोस्तों कल जो पार्ट था चौथा, उस पार्ट में 2 प्रश्न गलत हुए थे, वो आपको मैं बता देता हूँ। एक तो ये था दोस्तों, चौथा प्रश्न, धरातल पर पाई जाने वाली असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत जिसमें ह्यूमस भी मिल जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिट्टी। मैंने इसका सी बताया था दोस्तों, बी होगा मिट्टी। नेक्स्ट है, मिट्टी को सामान्यतः किन आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है? तो रंग के आधार पर और मिट्टी की प्रकृति के आधार पर, ए बी दोनों हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। ये 2 कल दोस्तों मेरे से गलत हो गए थे। चलिए दोस्तों करते हैं आज का लेसन। अब पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, जमीन से खोदकर निकाले जाने वाली वस्तुओं को क्या कहते हैं? जमीन से खोदकर निकाले जाने वाली वस्तु को क्या कहते हैं? तो बहुत ही सिंपल सा दोस्तों, खनिज कहते हैं। नेक्स्ट है, सामान्यतः खनिज किस रूप में मिलते हैं? चूना पत्थर, चट्टान, अयस्क या रसायन के रूप में? तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। सामान्यतः खनिज किस रूप में मिलते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, सॉरी सी, अयस्क के रूप में मिलते हैं खनिज। किसके रूप में? अयस्क। नेक्स्ट है, खनिज तथा अन्य अवयवों के मिश्रण को कहते हैं अयस्क, रसायन, धातु, बॉक्साइट। तो दोस्तों 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। खनिज तथा अन्य अवयवों के मिश्रण को क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क। नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम किस अयस्क से प्राप्त किया जाता है? डोलोमाइट, कार्नेलाइट, जिप्सम या बॉक्साइट? 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों, बॉक्साइट। 5 नंबर है, जिन खनिजों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वे कहलाते हैं अधात्विक खनिज, ऊर्जा खनिज, लौह खनिज, अलोह खनिज। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऊर्जा खनिज। नेक्स्ट है, खनिज निकालने की सामान्य प्रक्रिया कहलाती है अयस्क, संकलन, खनन, फ्रैकिंग। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, खनन। नेक्स्ट है, जब खनिज सतह के पास ही मिल जाते हैं और उसे निकालने के लिए केवल ऊपरी परत को हटाना पड़ता है, खनन की इस विधि को कहते हैं कुपकी खनन, विवर्त विधि, प्रवेदन या आखनन। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, विवर्त विधि। क्या कहते हैं? विवर्त विधि। नेक्स्ट है 8 नंबर, खनिज को निकालने के लिए कूपों का सहारा लेना किस प्रकार के खनन के अंतर्गत आता है? विवर्त खनन, प्रवेदन खनन, कुपकी खनन, आखनन। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, कुपकी खनन। नेक्स्ट है, पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस जो अत्यधिक गहराई में स्थित होते हैं उन्हें निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ड्रिलिंग, प्रवेदन विधि, ए बी दोनों या आखनन विधि। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ए बी दोनों। नेक्स्ट है, जो खनिज मिट्टी आदि सतह पर ही प्राप्त किए जा सकते हैं इस विधि को क्या कहते हैं? जो खनिज मिट्टी आदि सतह पर ही प्राप्त किए जा सकते हैं इस विधि को क्या कहते हैं? प्रवेदन विधि, विवर्तन विधि या विवर्त विधि, कुपकी खनन या आखनन। तो दोस्तों 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, आखनन विधि। नेक्स्ट है, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है क्योंकि? बहुत ही सिंपल सी बात है दोस्तों, अनेक प्रकार के खनिज यहाँ मिलते हैं, इसलिए दोस्तों राजस्थान को खनिजों को क्या कहते हैं? अजायब घर कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक खनिज किस राज्य में पाए जाते हैं? राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, झारखंड। नेक्स्ट है, किन खनिजों पर राजस्थान का भारत में एकाधिकार है? जस्पर, वोलेस्टोनाइट, जस्पर, रॉक फास्फेट, वोलेस्टोनाइट, जिप्सम, फ्लोराइड, एब्सटेट।
तो दोस्तों यदि आपने सारणी देखी है तो उसमें ऊपर 2 खनिज दे रखे थे, तो 100% ये हो जाएगा जस्पर वोलेस्टोनाइट। 14 नंबर है, ताजमहल का निर्माण राजस्थान के किस जिले में स्थित खानों से निकले संगमरमर से किया गया? किशनगढ़ खान अजमेर, मकराना खान नागौर। तो बहुत ही सिंपल सा है, 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मकराना नागौर। नेक्स्ट है, ऐसे ऊर्जा संसाधन जिनका उपयोग हम प्राचीन समय से ही कर रहे हैं वे कौन से ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं? गैर परंपरागत, नव्यकरणीय, परंपरागत, अनव्यकरणीय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, परंपरागत। नेक्स्ट है, कोयले को कितने प्रकारों में बांटा गया है? 2, 5, 3 या 4। तो दोस्तों 16 का राइट आंसर हो जाएगा डी, 4 प्रकारों में बांटा गया है कोयले को। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस प्रकार का सर्वश्रेष्ठ किस्म का कोयला पाया जाता है? लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट, बिटुमेन, स्पीट। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ए, लिग्नाइट। नेक्स्ट है, भारत में खनिज तेल सर्वप्रथम कहाँ खोजा गया? बाड़मेर, असम, मेघालय, गुजरात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में खनिज तेल सर्वप्रथम कहाँ खोजा गया? तो बी, असम। नेक्स्ट है, भारत का प्रमुख खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र बॉम्बे हाई कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर, खंबात की खाड़ी। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शी। क्या हो जाएगा? शी, अरब सागर। नेक्स्ट है, भारत में यूरेनियम प्रमुख रूप से किन राज्यों में पाया जाता है? झारखंड व राजस्थान, झारखंड व गुजरात, उत्तर प्रदेश व राजस्थान, बिहार व उत्तर प्रदेश। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा दोस्तों, झारखंड व राजस्थान। नेक्स्ट है, केरल की मोजोजाइक मिट्टी में कौन सा रेडियोस्क्रिय खनिज पाया जाता है? यूरेनियम, थोरियम, ए बी दोनों, वोलेस्टोनाइट। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, थोरियम। केरल की मोजोजाइक मिट्टी में कौन सा रेडियोस्क्रिय खनिज पाया जाता है? तो थोरियम। नेक्स्ट है, राउतबाटा परमाणु ऊर्जा संस्थान कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, उदयपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोटा। तो ये थे दोस्तों आज के 22 प्रश्न। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसके साथ साथ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में। और कल दोस्तों आपको इसका पाठ नेक्स्ट छठा पढ़ना है, तो आप कोशिश करना छठा पाठ पढ़ने की। और शायद आप अजय सर के साथ पढ़ रहे हैं तो हो सकता है वो सर 5वां लेसन शायद कल डालेंगे आप, तो इसका टेस्ट परसों आ जाए, पर आप छठा पाठ पढ़ जरूर लेना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, छठे पाठ के साथ। नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन करेंगे भूगोल कक्षा 8 का पाठ 6 औद्योगिक परिदृश्य। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, कृषि, वानिकी, खनन, परिवहन और अन्य कई सेवाएं जिनका उद्देश्य लाभ प्राप्त करना होता है वह कौन सी क्रियाएं कहलाती है? आर्थिक क्रियाएं, सामाजिक क्रियाएं, मानवीय क्रियाएं या प्राकृतिक क्रियाएं? तो बहुत सिंपल सा आंसर है दोस्तों, वो क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती है, आर्थिक गतिविधियां। नेक्स्ट है, उद्योग को कौन सा व्यवसाय कहा जाता है? यानी उद्योगों को दोस्तों किस श्रेणी में रखते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या आर्थिक व्यवसाय? तो बहुत सिंपल सा है दोस्तों, उद्योगों को द्वितीयक श्रेणी में रखा जाता है। उद्योगों को व्यवसाय का कौन सा मतलब उद्योगों को कौन सा व्यवसाय कहा जाता है? तो द्वितीयक व्यवसाय की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट है, व्यापार व संचार आदि को कौन सा व्यवसाय कहा जाता है? इसी तरह मुझे दोस्तों कृषि को बताओगे, कृषि को मतलब किस श्रेणी में रखा जाता है? तो 3 नंबर है, व्यापार व संचार आदि को कौन सा व्यवसाय कहा जाता है? प्राथमिक, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, बी सी दोनों। तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तृतीयक व्यवसाय। व्यापार व संचार आदि को कौन से व्यवसाय कहा जाता है? तो तृतीयक व्यवसाय। नेक्स्ट है, कच्चे माल की सहायता से उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करने वाली इकाई को कहा जाता है? विनिर्माण, उद्योग, ए बी दोनों या उत्पादन? तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ए बी दोनों। विनिर्माण और उद्योग यानी कच्चे माल की सहायता से उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करने वाली इकाई को
क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसके अंदर विनिर्माण भी आ जाता है और इसको उद्योग की श्रेणी में भी रखा जाता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में विद्यालय स्तर से ही विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम लागू करने की योजना को क्या कहा जाता है? रोजगार कौशल विकास योजना, कौशल विकास योजना, उद्योग विकास योजना या आत्मनिर्भर विकास योजना। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कौशल विकास योजना। नेक्स्ट है, आकार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5 या 7। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। आकार के आधार पर उद्योग है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। वही दोस्तों कुटीर लघु। नेक्स्ट है, इसका हो जाएगा 3A, कुटीर लघु और वृहद उद्योग। नेक्स्ट है, जो व्यक्ति अपने परिवार की सहायता से अपने घर पर छोटे पैमाने पर उद्योग कार्य करता है कहलाता है कुटीर उद्योग या घरेलू उद्योग। नेक्स्ट है दोस्तों, ए बी दोनों या वृहद उद्योग। तो दोस्तों एक छोटे पैमाने पर अपने घर में बनाया गया उद्योग दोस्तों कुटीर उद्योग या लघु उद्योग की श्रेणी में आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, लघु उद्योग में सामान्यतः कितने श्रमिक छोटे कारखाने में उत्पादन कार्य करते हैं? 10 से 50, 10 से 100, 100 से 150 या 150 से 200। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी, 10 से 100। नेक्स्ट है, स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 6। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? तो दोनों ही ऑप्शन में दोस्तों 4 4 दे रखा है। तो दोस्तों एक को आप यूं मान लीजिए, 5 मान लीजिए बी को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। यानी ए 2 प्रकार के, बी 5 प्रकार के, सी 4 प्रकार के, डी 6 प्रकार के। गलती से दोस्तों 2 बार 4 लिख दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों, निजी क्षेत्र के उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, सहकारी क्षेत्र के उद्योग। तो ये स्वामित्व के आधार पर दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, वे उद्योग जिनका स्वामित्व एवं संचालन एक या एक से अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है कहलाता है निजी क्षेत्र के उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, सहकारी क्षेत्र के उद्योग। तो वे उद्योग जिनका स्वामित्व एवं संचालन एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का ए, निजी क्षेत्र के उद्योग। दोस्तों बॉक्स बना कर दिया हुआ है, पेज नंबर 47 पर देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है, जिन उद्योगों का संचालन राज्यों और व्यक्ति समूहों द्वारा होता है वह उद्योग कहलाता है। जिन उद्योगों का संचालन राज्यों और व्यक्ति समूहों द्वारा होता है वो निजी क्षेत्र के उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग या सहकारी क्षेत्र के उद्योग। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। नेक्स्ट है, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का प्रकार नहीं है। कृषि आधारित, खनिज आधारित, वन आधारित, जल आधारित। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, जल आधारित। नेक्स्ट है, किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है? खनिज तेल उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है? तो लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। 14 नंबर है, सरकार द्वारा संचालित हथकरघा उद्योग के विकास के लिए कौन सा कार्यक्रम बुनकरों को सहायता प्रदान करता है? तो देखिए, आत्मनिर्भर ग्रामीण विकास कार्यक्रम, लघु उद्योग विकास संगठन, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, औद्योगिक प्रशिक्षण विकास कार्यक्रम। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट है, जैसलमेर और जोधपुर की कौन सी खादी प्रसिद्ध है? अंगोरा, ईरी, कोवन या मेरिनो। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसलमेर और जोधपुर की कौन सी खादी प्रसिद्ध है? तो मेरिनो। नेक्स्ट है, कोटा, बूंदी, बारा व पाली जिलों में किस तेल की खल एवं तेल से संबंधित औद्योगिक इकाइयां कार्यरत है? मूंगफली, तिल, सरसों या सूरजमुखी। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तिल, तिल्ली, ठीक है, तिल्ली। नेक्स्ट है दोस्तों, अजमेर में किसके तेल की खल से संबंधित औद्योगिक इकाइयां प्रसिद्ध है? मूंगफली, तिल्ली,
सरसों या सूरजमुखी। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, मूंगफली। नेक्स्ट है, जयपुर का कौन सा बाजार सोने चांदी के आभूषण एवं रत्नों के लिए एक विश्व विख्यात केंद्र है? त्रिपोलिया बाजार, नेहरू बाजार, चांदपोल बाजार, जौहरी बाजार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जौहरी बाजार। नेक्स्ट है, जालोर में मुख्यतः किस उद्योग का विकास हुआ? कोयला उद्योग, ग्रेनाइट उद्योग, सीमेंट उद्योग, माचिस उद्योग। जालोर में मुख्यतः किस उद्योग का विकास हुआ? तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ग्रेनाइट उद्योग। नेक्स्ट है, कौन सा उद्योग विश्व के प्रमुख एवं प्राचीनतम उद्योगों में से एक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूती वस्त्र उद्योग। 21 नंबर है, वर्तमान में भारत के किन राज्यों में सर्वाधिक सूती वस्त्रों का उत्पादन होता है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र व तमिलनाडु, कर्नाटक व उत्तर प्रदेश। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, महाराष्ट्र, गुजरात। नेक्स्ट है, सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है? नागपुर, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत। तो सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? रमकड़ा उद्योग, सीमेंट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, सूती वस्त्र उद्योग। राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट, राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग की पहली मिल कब व कहाँ स्थापित हुई? तो 1960 खारीग्राम भीलवाड़ा, 1968 भवानी मंडी झालावाड़, 1889 ब्यावर अजमेर, 1938 भीलवाड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1889 ब्यावर अजमेर। नेक्स्ट है, किस जिले को राजस्थान की वस्त्र नगरी व राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? जयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, झालावाड़। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा को दोस्तों राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं और राजस्थान की वस्त्र नगरी कहते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के कौन से जिले सिले सिलाए वस्त्रों की दृष्टि से प्रमुख हैं? अजमेर, जयपुर, जोधपुर पाली, उदयपुर पाली, जयपुर जोधपुर। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिले सिलाए वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है जयपुर जोधपुर। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम सीमेंट बनाने का प्रयास कब व कहाँ किया गया? 1904 मद्रास, चेन्नई, 1902 संकरी दुर्ग, तमिलनाडु। तो इन दो में से बता दीजिए दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 1904 मद्रास, चेन्नई। नेक्स्ट है, प्रथम सीमेंट उद्योग राजस्थान में कब व कहाँ स्थापित किया गया? तो सबको पता है दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए। प्रथम सीमेंट बनाने का कारखाना लाखेरी, बूंदी, 1915। नेक्स्ट है, कच्चे माल की उपलब्धता के कारण कौन सा जिला सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श माना जाता है? झालावाड़, बूंदी, कोटा या चित्तौड़गढ़। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट है, राज्य की पहली शक्कर मिल कब व कहाँ स्थापित की गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1932 भोपाल सागर, चित्तौड़गढ़। राज्य की पहली शक्कर मिल कहाँ स्थापित की गई? तो 1932 भोपाल सागर, चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट है, राज्य का सबसे बड़ा सेज कहाँ स्थापित किया गया है? केशोरायपाटन, बूंदी, सीतापुरा, जयपुर, नीमाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, ब्यावर, अजमेर। तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा बी, सीतापुरा, जयपुर। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ स्थित है? उदयपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़ या जोधपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, उदयपुर। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ स्थित है? उदयपुर। नेक्स्ट है, खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़, झुंझुनू, जोधपुर, जालोर। 33 का राइट आंसर बी हो जाएगा, झुंझुनू। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन से पूर्व मसूलीपट्टनम किसके लिए विख्यात था? मछलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम। मखमल के लिए, सुनहरी जरी के वस्त्र के लिए, छींट के लिए, आभूषणों के निर्माण के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छींट के लिए। तो ये थे दोस्तों पार्ट 6 के प्रश्न। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब दोस्तों कक्षा 8 के आपके 2 पार्ट बचे हैं भूगोल के, एक तो जनसंख्या, एक पर्यटन और परिवहन। जैसे टाइम मिलेगा दोस्तों उनके भी वीडियो मैं बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 7 के साथ, वो आप पढ़ लेना।
नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन को करना है लेसन 7 जनसंख्या कक्षा 8 का। कल दोस्तों आपको कक्षा 8 का लास्ट चैप्टर पढ़ना है, 8वां पर्यटन वाला। 8वीं क्लास की ज्योग्राफी पूरी हो जाएगी। पहला प्रश्न है, भारत में पहली जनगणना कब व किसके शासनकाल में हुई? ऑप्शन आपके सामने है, मैं बोलूँगा नहीं। भारत में पहली जनगणना कब व किसके शासनकाल में हुई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1872 लॉर्ड मेयो के काल में पहली जनगणना हुई। नेक्स्ट है, भारत में नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत कब व किसके शासनकाल में हुई? ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1881 लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी दोस्तों नियमित जनगणना की शुरुआत। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना किस विभाग द्वारा की जाती है? ऑप्शन आपके सामने है। भारत की जनगणना किस विभाग के द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय जनगणना विभाग, बी। नेक्स्ट है, सन 1881 के बाद प्रत्येक कितने वर्षों के अंतराल पर जनगणना का कार्य किया जाता है? तो ये तो सबको पता ही है, 10 वर्ष के बाद जनगणना की जाती है। नेक्स्ट है, किसी भी क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होता है वनस्पति, खनिज, जनसंख्या, उद्योग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या। नेक्स्ट है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग राजस्थान में निवास करता है? 5.7, 2.7, 7.2, 8.9। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लगभग 5.7%। नेक्स्ट है, राज्य की शहरी आबादी कितने प्रतिशत है? लगभग 75%, लगभग 33%, लगभग 25%, लगभग 45%। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लगभग 25%। नेक्स्ट है 8 नंबर, पृथ्वी की सतह पर आबादी के फैलाव को क्या कहते हैं? लिंगानुपात, जनसंख्या वितरण, जनसंख्या निवास, जनसंख्या वृद्धि। इसका राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या वितरण। नेक्स्ट है, राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कितना है? 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 162 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दोस्तों जनघनत्व का मतलब होता है एक वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या। नेक्स्ट है, राज्य की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग अकेले जयपुर जिले में निवास करता है? ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिए फिर उत्तर दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लगभग 10% जयपुर जिले में निवास करते हैं। नेक्स्ट है, राज्य की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग जैसलमेर में पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1% से भी कम। नेक्स्ट है, राज्य के पूर्वी समतल मैदानी क्षेत्र में जनघनत्व पाया जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, यानी राजस्थान के जो पूर्वी समतल मैदानी क्षेत्र है उनमें जनघनत्व पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, जन्म और मृत्यु की संख्या में अंतर से जनसंख्या में बढ़त या घटत होती है, जिसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक वृद्धि। नेक्स्ट है, किसी देश या राज्य से किसी दूसरे देश या राज्य में जाकर बस जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आवास, निवास, ए बी दोनों, या प्रवास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रवास। नेक्स्ट है, एक देश की सीमा के अंदर होने वाले आवास स्थानांतरण को क्या कहा जाता है? अंतरराज्यीय प्रवास, आंतरिक प्रवास, आप्रवास, बाह्य प्रवास। तो बहुत सिंपल सा है, आंतरिक प्रवास। नेक्स्ट है, 2001-2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जिले कौन से हैं? जैसलमेर, बीकानेर, जालौर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर, जैसलमेर। नेक्स्ट है, पिछले दशक के दौरान न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? प्रतापगढ़, दौसा, करौली, गंगानगर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगानगर।
नेक्स्ट है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्या कहलाती है? तो बहुत ही सिंपल सा है, लिंगानुपात। नेक्स्ट है भारत में कहाँ पर स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है? ऑप्शन आपके सामने, देख लीजिए, उत्तर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल व पुडुचेरी। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात कितना है? तो ये भी बहुत सिंपल सा है दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात 928 है। कितना है? 928। अब ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राज्य में 6 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों का लिंगानुपात कितना है? ये सोचकर आप उत्तर दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 888। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई? ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, जनवरी 2015 में इसकी शुरुआत की गई। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन नहीं बोलूंगा, उत्तर बोलूंगा सीधा मैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 66.10%। क्या हो जाएगा? 66.10%। नेक्स्ट है राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने, देख लीजिए, उत्तर बताइए। तो राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है कोटा। कौन सा है? कोटा। नेक्स्ट है राज्य में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर आप बताइए। तो राज्य में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? जालोर है, ध्यान रखना, जालोर। नेक्स्ट है राज्य में सर्वाधिक पुरुष व महिला साक्षरता क्रमशः किन जिलों में है? तो राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता, तो दोस्तों पुरुष साक्षरता पूछ ले तो झुंझुनू और महिला साक्षरता पूछ ले तो कोटा। नेक्स्ट है राज्य में न्यूनतम पुरुष व महिला साक्षरता क्रमशः किन जिलों में है? तो ऑप्शन आपके सामने है, प्रतापगढ़ जालोर, उदयपुर झालावाड़, चूरू झुंझुनू, अजमेर अलवर। तो सिंपल सा है, प्रतापगढ़ जालोर। नेक्स्ट है सन 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू धर्मावलंबियों की आबादी कितने प्रतिशत है? तो बहुत सिंपल सा है, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 88.5%। नेक्स्ट है राजस्थान में जनजातीय आबादी का प्रारंभ किस जिले से माना जाता है? सिरोही, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिरोही से माना जाता है। कहाँ से? सिरोही से। नेक्स्ट है राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? भील, मीणा, सहरिया, बंजारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीणा। नेक्स्ट है राज्य की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो मीणा, बंजारा, भील या कोली। तो भील हो जाएगा। नेक्स्ट है सहरिया शब्द की उत्पत्ति फारसी के किस शब्द से हुई है? तो ये बहुत ही आसान है दोस्तों, शहर से हुई है। नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक सहरिया जनजाति पाई जाती है? तो शाहबाद, किशनगंज, बारा, सिमलवाड़ा, डूंगरपुर, खेरवाड़ा, उदयपुर, पिंपलवाड़ा, अबू रोड, सिरोही। तो इसका 33 का राइट आंसर ए हो जाएगा, शाहबाद, किशनगंज, बारा। तो ये प्रश्न थे दोस्तों, कैसे लगे आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसके साथ साथ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और कल दोस्तों आपको पाठ 8 पढ़ना है, पर्यटन वाला। नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन करेंगे कक्षा 8 की भूगोल का पाठ 8 का टेस्ट पेपर। तो पहला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर। विदेशी पर्यटकों को भारत की ओर आकर्षित करने के लिए सरकार ने किस कार्यक्रम को तैयार किया? अनमोल भारत, अतुलनीय भारत, अतुल्य भारत, अद्वितीय भारत। तो सिंपल सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अतुल्य भारत। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में सन 1979 में किस निगम की स्थापना की गई? राजस्थान पर्यटन इकाई नीति, राजस्थान पर्यटन मंत्रालय नोडल एजेंसी, राष्ट्रीय पर्यटन विभाग, राजस्थान
पर्यटन विकास निगम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, राजस्थान पर्यटन विकास निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का पर्यटन प्रतीक है भारत का रंगीला राज्य, भारत का अतुल्य राज्य, भारत का अद्वितीय राज्य, भारत का अतुलनीय राज्य। तो सिंपल सा इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का अतुल्य राज्य, राजस्थान का राज्य पर्यटन प्रतीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों को कितने भागों में बांटा गया है? प्रमुख पर्यटक स्थलों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर बहुत ही सिंपल सा है, ए 3 पर्यटक स्थलों में बांटा गया है प्रमुखतः। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकल्प राजस्थान के प्रमुख पर्यटक स्थलों का भाग नहीं है? ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, भौगोलिक पर्यटक स्थल, धार्मिक पर्यटन स्थल, आर्थिक पर्यटन स्थल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, आर्थिक पर्यटन स्थल। नेक्स्ट है, राज्य के किस जिले में सज्जनगढ़ किला व सिटी पैलेस स्थित है? जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर। तो सिंपल सा है, सिटी पैलेस का नाम आते ही उदयपुर दिमाग में आता है, सज्जनगढ़ किला भी उदयपुर में है। तो 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर, कालीबंगा व पीलीबंगा स्थल किस प्रकार के पर्यटक स्थल के अंतर्गत आते हैं? तो जल्दी से बताइए। प्राकृतिक पर्यटक स्थल, सांस्कृतिक पर्यटन स्थल, पुरातात्विक पर्यटन स्थल या ऐतिहासिक पर्यटन स्थल? तो कालीबंगा, पीलीबंगा कैसे ही हो, ये ऐतिहासिक पर्यटन स्थल में आते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ स्थित है? जैसलमेर, बाड़मेर, ए बी दोनों या श्री गंगानगर? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ स्थित है? ए बी दोनों, जैसलमेर, बाड़मेर। नेक्स्ट है, घड़ियाल तथा मगरमच्छों के संरक्षण के लिए चंबल अभयारण्य किस जिले में स्थित है? घड़ियाल तथा मगरमच्छों के संरक्षण के लिए चंबल अभयारण्य किस जिले में स्थित है? बूंदी, कोटा, बारा, चित्तौड़गढ़। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, कोटा। नेक्स्ट है, राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? 1985, 1989, 1996 या 1998? तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1989 को। नेक्स्ट है, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स नामक शाही रेलगाड़ी जो प्रमुख पर्यटक स्थलों की सैर करवाती है, यह कहाँ से प्रारंभ होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये प्रारंभ होती है दिल्ली से। कहाँ से? दिल्ली से। नेक्स्ट है, किसी भी क्षेत्र की रक्त वाहिनी किसे कहा जाता है? वर्षा जल, नहर, परिवहन, संचार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवहन को। नेक्स्ट है, किस सेवा को आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की जीवन रेखा कहा जाता है? संचार, परिवहन, ये भी दोनों या पर्यटन? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा परिवहन। नेक्स्ट है, राज्य का सबसे व्यस्ततम एवं महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सा है? दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या की न्यूनतम दोस्तों जो कई नाम दिए गए हैं वो आप जरूर चेक कर लेना, क्योंकि दोस्तों ये बुक है, ये बड़ी ओल्ड है, 8वीं की ओल्ड है बुक। मैं तो इसी के हिसाब से बता रहा हूँ, फिर भी आप दोस्तों इनके नए कई नाम चेंज हुए हैं, वो आप जरूर देख लेना, ठीक है। तो राज्य का सबसे व्यस्ततम एवं महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सा है? NH12, NH116, NH11B, NH8B। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? NH8B। नेक्स्ट है, राज्य के मध्य से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 किन 2 महानगरों को जोड़ता है? तो राज्य का सबसे लंबा, ये दोस्तों सबसे व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग NH8 किन 2 महानगरों को जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है। नेक्स्ट है, राज्य में सर्वाधिक लंबाई किस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या की है? 8, 15, 17, 16, 19, 20, 22, जो भी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें से कौन सा सही है बताइए। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य में सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH15 है। यही पूछा गया था दोस्तों, यहीं से इर्द गिर्द से वो प्रश्न बना लेते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH किन किन जिलों से गुजरता है, ऐसा प्रश्न बना था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 एवं 15 राज्य को किस राज्य से जोड़ते हैं? तो दोस्तों महाराष्ट्र, केरल, महाराष्ट्र या गुजरात? तो काडला बंदरगाह गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतमाला परियोजना के अंतर्गत लगभग कितने किलोमीटर का हिस्सा राजस्थान के सीमावर्ती भाग से होकर गुजरेगा?
तो इसका राइट आंसर 1600 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, तो 1500 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत में पहली रेल कब व कहाँ से चली? तो ये सबको ही पता है दोस्तों आपको, मुंबई से थाने के बीच 1953 को चली थी। कब? 1953, मुंबई से थाने के बीच। नेक्स्ट है, राजस्थान में पहली रेल कब व किसके मध्य चली? तो 1853 सिकराय दौसा आगरा फोर्ट, 1874 बांदीकुई दौसा से आगरा फोर्ट, 1853 महवा दौसा से बसाव, 1872 रामगढ़ से दौसा से लालसोट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1874 बांदीकुई दौसा से आगरा फोर्ट के बीच राजस्थान की पहली रेल चली। नेक्स्ट है, राजस्थान का रेल परिवहन भारत के किस रेलवे मंडल में सम्मिलित है? तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सा है, बताइए। मध्य रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, उत्तर रेलवे या दक्षिण पश्चिम रेलवे? तो उत्तर पश्चिम रेलवे हो जाएगा इसका राइट आंसर, और इसका मुख्यालय दोस्तों जयपुर है, याद रखना जयपुर। नेक्स्ट है, राज्य में रेल परिवहन का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर? तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर है। नेक्स्ट है, जयपुर में मेट्रो रेल की शुरुआत कब की गई? जनवरी 2012, अगस्त 2014, जून 2015, जुलाई 2015? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जून 2015। नेक्स्ट, राज्य का सबसे व्यस्ततम व पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो किशनगढ़ अजमेर, सांगानेर जयपुर, रातानाडा जोधपुर, डबोक उदयपुर? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सांगानेर जयपुर। नेक्स्ट है, प्रतापगढ़ हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? डबोक उदयपुर, रातानाडा जोधपुर, जैसलमेर या बीकानेर? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा डबोक उदयपुर। तो ये थे 25 प्रश्न आज के। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसके साथ ही दोस्तों कल आपको कक्षा 9 जो भूगोल है उसका पाठ पढ़ना है, 12 नंबर पाठ। 12 नंबर पाठ है दोस्तों, भारत का भौतिक स्वरूप राजस्थान के विशेष संदर्भ में। ये वाला पाठ आप पढ़ लेना। और इसमें दोस्तों ज़्यादा नहीं है भूगोल से संबंधित मैटर, 4 ही पाठ है। तो ये आप 4 पाठ 12, 13, 14, 15 4 पाठ है दोस्तों। 4 दिन में आपकी 9वीं क्लास की भूगोल हो जाएगी, फिर 10वीं, फिर 11वीं करेंगे दोस्तों। 11वीं बीच में पड़ी है, रुकी हुई। वो दोस्तों 2 वीडियो शूट नहीं हो पाते, टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि मैं भी नहीं पढ़ पाता, उस वजह से दोस्तों नहीं हो पा रहा। वो करेंगे वो 10वीं करने के बाद। तो मिलते हैं दोस्तों कल 9वीं क्लास का पाठ 12 के साथ।